हेलो दोस्तों, चलते हैं फटाफट अब प्रश्नों की तरफ। आज भी कुछ बहुत शानदार प्रश्न लेके आए हैं, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। नीचे करते हैं, नीचे करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है इस तरह का प्रश्न भी। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितने मिनट की होती है? क्या पूछा है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितने मिनट की होती है? 48 मिनट। कलर ले लेते हैं। क्या पूछा है प्रश्न में? 48 मिनट, 36 मिनट, 24 मिनट या 12 मिनट। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है दोस्तों 36 मिनट। कितनी होगी? 36 मिनट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत काफ़ी लोगों को शायद जानकारी भी नहीं होगी। खैर चलिए, कोई बात नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2000 में की गई थी, 1965 में की गई थी, 1975 में की गई थी या 1988 में? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तो दोस्तों 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ से की गई थी? केरल। केरल से इसकी शुरुआत की गई थी 5 मई से। कब से? 5 मई। नोट डाउन कर लीजिए, 5 मई से की गई थी और सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो केरल से की गई थी। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रश्न बहुत सावधानी से पढ़ना है। कई प्रश्नों को हम क्या करते हैं, आधा अधूरा पढ़ लेते हैं और उसे क्या करते हैं, गलत कराते हैं। अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं पूछा गया है? ठीक है, तो वैधता, विश्वसनीयता, वास्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। तो विशेषता नहीं पूछी गई है, तो शुरू की जो ये तीनों है ये सब सही है। क्या सही नहीं है? उत्तीर्ण करना। ये क्या है? एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट। रचनात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन को? योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक, रूपात्मक या संकलनात्मक। तो रचनात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है दोस्तों, और भी हम रूपात्मक मूल्यांकन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, परीक्षा को एकदम बेहतरीन होके मस्त होके दे के आना है। परीक्षा आपकी हो जाएगी, बस आपको थोड़ा सा समझना क्वेश्चनों को, किस तरह से कुछ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है ना, आपको प्रश्न को बहुत ठंडे दिमाग से, ये ना कि हाइपर होके या फटाफट प्रेशराइज नहीं होना बिल्कुल भी। बस आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। प्रश्न पास क्या कह रहा है? अधिगम एक खाली जगह प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम क्या है? अधिगम एक सामान्य प्रक्रिया है, असामान्य प्रक्रिया है, अवनति है या सतत प्रक्रिया। तो दोस्तों अधिगम जो है क्या है? एक सतत प्रक्रिया। ये प्रश्न भी ऐसा पूछा गया कई बार। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक वीडियो मैं कल भी डालूंगा आपके लिए, और वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रश्न 6, अन्वेषण की हूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? हूरिस्टिक विधि यानी कि खोज विधि के बारे में पूछा गया है। ठीक है,
स्केनर ने किया था, लैंडन, रूसो या आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अन्वेषण की जो हॉरिस्टिक विधि है वो किसने किया था, इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में कुछ सावधानी बरतनी है आपको, उनका ध्यान रखना है। वो उसी से रिलेटेड एक वीडियो मैं और आपके लिए बना रहा हूँ, जल्दी, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। अब देखिए चलते हैं प्रश्न 7। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। कलचिड़ी पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ पर बनाता है, कांटों के बीच बनाता है, पत्थरों के बीच बनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो कलचिड़ी के बारे में पूछा गया दोस्तों। कलचिड़ी जो बनाता है अपना घोंसला वो कहाँ बनाता है? पत्थरों के बीच। कहाँ? पत्थरों के बीच बनाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक प्रश्न आपसे और भी पूछा जा सकता है कि जो है कांटों के बीच में कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? वो बनाता है कौन सा? कांटों के बीच में बनाता है फाख्ता। फाख्ता, ठीक है ना, नोट डाउन कर लेना। फाख्ता जो पक्षी है वो कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। दोनों प्रश्न बहुत शानदार हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन क्यों बने होते हैं? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका, टेट में भी और सी टेट में भी। उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे तो इसी के बारे में बताया गया है। हालांकि ये प्रश्न विवादित भी रहा है, कुछ जगह आपको पहला ऑप्शन भी दिखेगा, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें बुक की तो इसमें त्वचा पर बालों के कारण ये रीज़न दिया है, ठीक है। तो कुल मिला के हम इसे अभी डी ऑप्शन मान के चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। पूरी ताकत लगा दो इस बार सी टेट में। देखिए मैं मानता हूँ कि एक तो ये जो एसआईआर का काम अभी चल रहा है ना, इससे काफ़ी क्या सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। आपका तो हो ही रहा, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करें, बवाल ही ऐसा है भाई। सब सारी व्यवस्था, सारी तैयारी सब चौपट कर दी है हरियाणा ने। खैर चलिए अब चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। देखिए बहुत लाजवाब शानदार प्रश्न है, इसको अच्छे से आप समझना। क्या पूछा गया प्रश्न में? अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? सुकराती विधि, निगमन विधि, सहसंबंध विधि या निरीक्षण विधि। देखिए क्या पूछा गया, अज्ञात से ज्ञात, तो ये हो जाएगा आपका निगमन विधि। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। देखिए एक होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर और एक होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें पूछा गया अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो ये हो जाएगा आपका निगमन विधि। क्या हो जाएगा? निगमन विधि। और अगर प्रश्न में पूछा जाता ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो वो हो जाता आपका आगमन विधि, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न है, बिल्कुल आने की संभावना इसकी बहुत अच्छे से समझिए इसे। अज्ञात से ज्ञात निगमन विधि और ज्ञात से ज्ञात हो जाएगा आपका आगमन विधि, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है कितना? अम्लीय वर्षा का किसका पूछा गया? अम्लीय वर्षा का पूछा गया है। तो अम्लीय वर्षा का देखिए कितना होगा, 10 होगा, 12 होगा, 7 होगा या 4 होगा। अम्लीय वर्षा का हो जाएगा आपका कितना? 4। पीएच मान कितना हो जाएगा अम्लीय वर्षा का? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। पीएच कितना हो जाएगा? 4। और देखिए अम्ल की बात करें तो उनका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और जो आपके क्षार होते हैं उनका क्या होता है? आपका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है। और यहाँ पूछा अम्लीय वर्षा का, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट।
प्रश्न 11, थोड़ा नीचे कर दिया। प्रश्न 11, नील की खेती किससे संबंध है? नील की खेती का किससे संबंध है? नील से, मछली से, आलू से या वन से? देखिए नील की खेती का जो संबंध है वो होता है वो मछली पालन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट, क्योंकि देखिए आपको भी तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट कराता हूँ आपका। ऊर्जा का पिरामिड रहता है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? उल्टा होता है, लीनियर होता है, कैसा भी, या केवल सीधा? तो देखिए बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड की, तो वो होता क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा ही होता है। ठीक है ना, ये अच्छे से गांठ बांध लेना अपने, समझना इसको। चलते हैं प्रश्न 13 की तरफ। निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र है? ये प्रश्न 99% आने के चांस, अच्छे से समझना इसको। देखिए क्या पूछा गया, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण या निम्न में से कौन सा है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा, कोरल रीफ, लैगून, तालाब या उपरोक्त सभी। देखिए या तो प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है आपके सामने, तीन ऑप्शन गलत देगा, एक इन्हीं में से कोई सा एक ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तीनों में से तीन गलत होंगे और एक क्या देगा? सही दे देगा। आपको क्या करना है, इन तीनों को ही अच्छे से याद करना है। पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण कौन से हैं? कोरल रीफ, लैगून और तालाब। ठीक है ना, तीनों को दोनों तरफ से प्रश्न ये पूछा गया कि इनमें निम्न में कौन से पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि तीनों को दे रखा उपरोक्त सभी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरह से प्रश्न यही देगा कि तीन गलत ऑप्शन देंगे, एक दे देगा, तो उनमें से जो भी सही होगा वो आप राइट कर देंगे। तो इसलिए तीनों को आप अच्छे से याद करना। चलते हैं नेक्स्ट। सामान्यतः एक औसत मानव शरीर का तापमान कितना होता है? कहने को तो ये प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आए हैं परीक्षा के अंदर। ठीक है ना, और ये बहुत छोटी सी चूक हो जाती है, हम अच्छे से ध्यान नहीं कर पा, हमें जानकारी होती है लेकिन क्या करता है उसे याद नहीं करते कि हाँ यार क्या था। अब इसमें क्या कहा, 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.5, 98.6 फ़ारेनहाइट या 98.7 फ़ारेनहाइट। तो औसत मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न, अच्छे से याद करना, याद रखना 98.6। चलते हैं प्रश्न 15 की तरफ। ये भी बहुत लाजवाब प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न के बारे में भी हो सकता है आप लोगों में काफ़ी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत शानदार प्रश्न है। एक पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल आपने सुना होगा, कश्मीर के अंदर मिलते हैं जो वहाँ भेड़ होती है उससे बनाया जाता है। एक पश्मीना शॉल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है? और पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटे समय लगता है? पश्मीना शॉल की बात हो रही है, कश्मीरी शॉल होता है एक तरह से, जो कश्मीर की भेड़ बकरी होती है उनसे बनाया जाता है। ये पूछ रहा कि एक पश्मीना शॉल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है? 10, 6, 6 या 10? तो देखिए 10 स्वेटर, साधारण 10 स्वेटरों के बराबर होता है एक पश्मीना शॉल। और इस पश्मीना शॉल को बुनने में कितने घंटे का समय लगता है? 200 घंटे। कितना? 200 घंटे, यानी कि 10 और आपका कितना? 200। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्मीना शॉल की एक खास बात आपने देखी होगी, जो प्योर उससे बना होता है, उसमें जो अंगूठी होती है ना, उसमें से शॉल को निकाल के दिखा देते हैं जो असली चीज़ होती है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अंगूठी होती है ना जो हाथ में अंगुली में पहनते हैं, उसमें से शॉल को पूरे को निकाल देते हैं, ये खास बात होती है उस पश्मीना शॉल की। अब चलते हैं नेक्स्ट, मधुबनी। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री, विशेष प्रकार से बने पोस्टर, रंग,
अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट या पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। देखिए बात आए मधुबनी चित्रों की, तो क्या होता है वहाँ चावल से ही बनाए जाते हैं वहाँ के रंग, यानी कि पिसे हुए चावल की रंगीन घोल। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। आप किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? आपने सॉरी ये होगा, प्रश्न क्या है एक, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा, टाइपिंग मिस्टेक है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन में होती है, जापान में, नॉर्वे, अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा जो अम्लीय वर्षा होती है वो कहाँ होती है? नॉर्वे के अंदर होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? देखिए पारितंत्र के अंदर दो घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि आपका जीवीय और अजीवीय। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पारितंत्र के अंदर जो दो घटक होते हैं कौन से होते हैं? जीवीय होते हैं और अजीवीय, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक। चलते हैं अब नेक्स्ट। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, ये प्रश्न भी बहुत लाजवाब है। कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ठीक है, टोक्यो में हुआ था 1972 में, रियो डी जेनेरियो 1919, स्टॉकहोम 1978 या नई दिल्ली 2002। तो पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली 2002 के अंदर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। रियल बात बताऊं तो ये जो काम आया ना SIR का, वास्तव में बहुत गलत समय पे आया। सारी तैयारी, सारी स्ट्रेटेजी सब रखी रहेगी लोगों की, हमारी भी रह गई। खैर कोई नहीं। आज की इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर जाने वाले कौन थे? मेगास्थनीज, आर्मस्ट्रॉन्ग, दोनों या यूरी गार्गिन? तो दोस्तों जो अंतरिक्ष पे गए थे वो कौन थे? सबसे पहले जाने वाले यूरी गार्गिन। देखिए इसको याद करने की एक हल्की सी ट्रिक है, ये अंतरिक्ष में री आ रहा, री, और यूरी में भी री आ रहा, आप इससे दोनों को रिलेट कर सकते हो कि री, ठीक है ना। तो दोस्तों पता नहीं, कोशिश की एक मैंने भी, प्रश्न तो आपको किस तरह लगेंगे आप ही जाने। बाकी अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो कमेंट करके बताइए, और आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा प्यार है। सभी का एग्ज़ाम इसी बार में अच्छे से क्लियर हो, और करते रहिए अपनी तैयारी। एक परीक्षा से पहले एक वीडियो और आपके सामने लेके आऊँगा। आई होप आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और यूज़फुल होगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, राम राम।